जय हिंद दोस्तों। मैं से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के दोस्तों के नोट्स के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के मोस्टली उन सभी टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे एग्जाम पेपर में दोस्तों इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। दोस्तों ये जो आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ ये बीपीएड, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, बीपीएस या बीपी, इन सभी कोर्सेज के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है उन सभी एग्जाम पेपर मैंने देखा है कि जो भी दोस्तों क्वेश्चंस रिपीट आ रहे हैं उन सभी से रिलेटेड दोस्तों ये मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो के अंदर आपको जो भी ये पूरे के पूरे नोट्स मिलेंगे दोस्तों, ये हिंदी में आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा ताकि आपको कोई भी क्वेरी ना रहे। ठीक है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे, अगर आप कोई सा भी अपकमिंग एग्जाम आप देंगे तो आपको 50 से 60% आपको यही क्वेश्चन दोस्तों पूरे पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों शारीरिक शिक्षा का अर्थ। दोस्तों शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें शारीरिक और शिक्षा दो अलग अलग शब्द हैं। तो दोस्तों शारीरिक का अर्थ होता है शरीर संबंधित क्रियाएं। अब दोस्तों शरीर संबंधित क्रिया जैसे हमारी शारीरिक बल होता है, शारीरिक क्षमता होती है, शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक फिटनेस होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी शारीरिक है। अब बात करते हैं हम शिक्षा की। तो दोस्तों शिक्षा के अंतर्गत आता है हमारा सीखना व जानना। कुछ भी नई चीजों को हमें सीखते हैं या जानते हैं तो वो सभी आता है शिक्षा के अंतर्गत। तो दोस्तों टोटल शारीरिक शिक्षा को मिलाकर क्या होता है कि शरीर संबंधित विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना, वो दोस्तों कहलाता है शारीरिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों। ये कुछ डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे सामने, ये डेफिनेशन मैंने काफी लिखी है, इजी है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास करती है। शिक्षा के द्वारा ही बच्चों में सर्वांगीण विकास की क्षमता को बढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी डेफिनेशन है शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति चुनौतियों से प्रभावी तरीके से लड़ने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों शारीरिक शिक्षा के अंदर गेम्स आते हैं, स्पोर्ट्स आते हैं, तो खेलों के अंदर क्या होता है, नई नई दोस्तों सिचुएशंस क्रिएट होती है, चुनौतियां आती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको अच्छे से फेस करना सीख जाते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर होता है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से व्यक्ति का विकास करती है। जो फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर होती है ये व्यक्ति को का डेवलपमेंट करती है, विकास करती है। शारीरिक शिक्षा का शारीरिक व मानसिक रूप से व्यक्ति को पूर्ण बनाना। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है दोस्तों शारीरिक व मानसिक रूप से व्यक्ति को पूर्ण बनाना। ठीक है दोस्तों। अब शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का मतलब दोस्तों उनके आचरण, व्यवहार और गुणों में दोस्तों काफी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के दोस्तों जो एम्स होते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये दोस्तों इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये दोस्तों शारीरिक शिक्षा है, दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, समाज में रहने योग्य बनाना, नई नई चुनौतियों का सामना करना, अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना आदि दोस्तों उद्देश्य व्यक्ति को ये देता है। इसके माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है एवं वो समाज में रहने के लायक हो जाता है और साथ ही साथ वह समाज को स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन जीवन हेतु आवश्यक व्यायाम, खेलकूद के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों। जो फिजिकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज रखते हैं वे दोस्तों दूसरों को फिटनेस यानी कि स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए नई नई टिप्स देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा क्योंकि जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं उनको शरीर से संबंधित काफी ज्यादा नॉलेज होती है, बॉडी से, अपने सिस्टम से, किस तरीके से सिस्टम को अच्छे से वर्क कराना है, ये सभी नॉलेज उन्हें होती है। तो उनका यहाँ भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, या उसका महत्व क्या है। तो आपको यही सभी उसके अंदर लिख देना है। और मैं आपको कुछ अभी यहाँ पे हेडिंग दूंगा, क्योंकि दोस्तों जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो जितनी ज्यादा आप हेडिंग लिखते हैं उतनी ही ज्यादा आपका जो होता है परफॉर्मेंस वहाँ दिखता है एग्जामिनर को। तो मैं आपको कुछ हेडिंग दूंगा जिसमें ये सेम चीजें आप लिख पाएंगे। तो बच्चों को खेल की ओर आकर्षित करना व शिक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से भी उनका विकास करना, ये शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा को दोस्तों इसीलिए बचपन से ही बच्चों को स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ाना काफी आवश्यक होता है, जिससे बच्चों का रुझान भी खेल कूद के प्रति बढ़ सके
और वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टिप्स है सर्वांगीण विकास, यानी कि शरीर, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी तरह का जब बच्चे में विकास होता है तो उसको सर्वांगीण विकास कहते हैं। अब शारीरिक वृद्धि एवं विकास, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के स्ट्रक्चर होता है उसमें डेवलपमेंट आता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब हम खेल कूद करते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो हम अच्छे से खाते पीते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी जो डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होता है, बॉडी ग्रोथ, वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब दोस्तों मानसिक विकास, क्योंकि दोस्तों जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये काफ़ी तेज़ी से वर्क करते हैं। और इनके तेज़ी से वर्क करने से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो की जो कैपेसिटी होती है, फ्लो की एक जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्सों में ब्लड जल्दी जल्दी पहुंचता है। उससे क्या होता है दोस्तों, जब हमारे मान मस्तिष्क के पास ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड तेजी से जाता है, तो उससे हमारी हमारी जो दोस्तों मेंटली पावर है, मेंटल एबिलिटी में भी दोस्तों वहाँ डेवलपमेंट हो जाता है। हमारी सोचने समझने की क्षमता में भी दोस्तों वहाँ वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं भावनात्मक विकास, तो दोस्तों क्या होता है, इमोशनली विकास भी होता है। क्योंकि खेलकूद के अंदर जब नई नई सिचुएशन देख फेस करनी होती है दोस्तों, तो वहाँ हम इमोशनली पावर को भी काफी स्ट्रोंग कर लेते हैं। व्यक्तित्व विकास, यानी दोस्तों हमारे व्यवहार, आचरण, व्यक्तित्व आदि में भी दोस्तों काफी विकास होता है। चरित्र का विकास भी दोस्तों होता है। न्यूरोपेशी विकास मतलब होता है दोस्तों, न्यूरो मतलब हमारे मस्तिष्क का, और पेशी मतलब हमारी मांसपेशियों का, यानी हमारी मस्तिष्क और मांसपेशियों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो काफी अच्छा हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूरोपेशी विकास। क्योंकि दोस्तों कुछ भी अगर हम वर्क करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा न्यूरो सिस्टम जो होता है, वो उसको करने के लिए आदेश देता है। और पेशी मतलब जब हम कुछ भी कार्य करते हैं उसमें हमारी जो दोस्तों पेशी यानी हमारी मसल्स का दोस्तों वर्क होता ही है। हमारी मसल्स जो होती है वो दोस्तों मोस्टली हमारे वर्क करती है। वर्क क्या दोस्तों, हम कुछ भी करते हैं, हम उठा रहे हैं, हम चल रहे फिर रहे हैं, तो हमारे मसल्स का उनमें वर्क है। तो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत जो हम खेल कूद आदियों में सहयोग लेते हैं, भाग लेते हैं, तो उससे हमारा जो होता है वो बॉडी का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी, दोस्तों हम फिटनेस हमारी बढ़ जाती है, हमारा स्वास्थ्य बढ़ जाता है। तो ये सब इसके अंदर आता है। तो दोस्तों मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो ये सभी हेडिंग आप लिख सकते हैं, और जो मैंने नोट्स आपको दिए है वो भी आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों इसका लिंक के थ्रू। अब बात करते हैं सीखना, लर्निंग, इससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ये लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, इनसे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। अब लर्निंग की अगर बात कर रहे हैं, हम सीखने की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया क्या है कि ये निरंतर, यानी ये रेगुलर चलती रहती है। यह हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। साथ ही साथ यह हमारे जो हमें कुछ नया अनुभव, यानी कि हमें कुछ भी नया अनुभव प्राप्त कराती है। यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसे मनुष्य अपनाकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। यह एक दोस्तों मेंटली प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि हमें कुछ भी नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। हम कुछ भी नया एक्सपीरियंस करते हैं दोस्तों, तो वो हम क्या कर लेते हैं, हमारी वो लर्निंग में आ जाता है, हमारे वो सीखने में आ जाता है। ठीक है, जैसे अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बच्चा जन्म से ही सीखने की प्रक्रिया को अपनाता है। ठीक है दोस्तों, पहले उसे दूध का नहीं पता होता, वो धीरे धीरे दूध पीता है, फिर वो सुनता है, महसूस करता है, धीरे धीरे चलता है, बोलता है, उठता है, बैठता है। तो क्या करता है दोस्तों, वो धीरे धीरे सीखता रहता है अपने आसपास के वातावरण से, अपने माता पिता पेरेंट्स से, इन सब से तो दोस्तों सीखता है, बोलना सीखता है, वे सभी तो सिखाते हैं उन्हें। तो सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये मनुष्य के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। ये दोस्तों कंप्लीटली डेवलपमेंट करती है, मनुष्य को समाज में रहने के योग्य बनाती है, तथा मुख्य रूप से यह हमारा व्यक्तित्व का विकास करती है। क्योंकि दोस्तों जब हम कुछ भी नया अनुभव करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो उससे हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, सीखने का जो बच्चे का सीखने का मुख्य स्रोत दोस्तों उनके पेरेंट्स होता है, उनका समाज होता है। उसी तरीके से हम स्कूल में जाकर सीखते हैं, तो स्कूल में हमें अच्छी बातें सिखाई जाती है, इसलिए हमें स्कूल भेजा जाता है ताकि हम अच्छी अच्छी बातें सीखें और इस समाज के लिए हम एक लायक बने, इस समाज में को हम अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर करें। ठीक है, अब सीखने की प्रक्रिया बाल्यकाल यानी बचपन से स्टार्ट हो जाती है और मृत्यु के समय तक चलती रहती है। शारीरिक शिक्षा के अंदर सीखने की अगर हम बात करें तो खिलाड़ियों को खेल के नियम, तरीके, तकनीक, कौशल जो कि निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही सीखे जाते हैं, कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो
अब हम स्पोर्ट्स में बात करें दोस्तों, तो स्पोर्ट्स के अंदर गेम होगा, पहले हमें उनके रूल रेगुलेशन को सीखना होगा, समझना होगा, फिर उनकी टेक्निक को, फिर स्किल्स को, तो वो दोस्तों हम रेगुलर प्रैक्टिस से सीख पाते हैं। तो वहाँ पे प्रैक्टिस होती है, तो वो भी एक इसका रूल है। सीखने के अंतर्गत हम अच्छी व बुरी दोनों प्रकार की आदतों को ग्रहण कर सकते हैं। वो डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार की हमारा एनवायरमेंट है, आसपास का माहौल। अब बात करते हैं सीखने के सिद्धांत एवं प्रकार। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आगे। इसका सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, हमसे कुछ भी एरर हो जाता है, बार बार गलतियां हो रही है, या फिर हम लगातार रेगुलर को प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को एकदम नहीं सीख पाता है। दोस्तों हम कुछ भी नया सीखना चाह रहे हैं, तो हम उसे एकदम नहीं सीख पाएंगे। हम धीरे 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 उसकी प्रैक्टिस करेंगे, या हमसे जो गलती हो रही है उसको हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, तब जाके दोस्तों हम उसको सीख पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं साइकिल चलाने की, एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, तो धीरे धीरे हमारा बैलेंस नहीं बन पाता साइकिल पे, हमारा जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, हम हैंडल को किस तरीके से कवर करें, किस तरीके से पैडल मारे, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, कि हम कुछ टाइम बाद अपनी उन गलतियों को सुधारेंगे, और हम एक टाइम के बाद अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उसकी, हम रेगुलर अपनी गलतियों को सुधारेंगे, तो एक टाइम में हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे। ठीक दोस्तों, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। इसको का मतलब होता है दोस्तों कि किसी दूसरे व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है, और सिर्फ हम खड़े होकर उस कार्य को देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा दोस्तों, कि धीरे धीरे एक टाइम के बाद हम उसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसे देख देख के सीख जाएंगे। इसको हम नकल का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। ये कुछ इजीली जो वर्क होते हैं दोस्तों, उनको ही हम ऐसे सीख पाते हैं, जिनको हम देखकर कंप्लीटली समझ पा रहे हैं, और उस समझने के बाद हम उसको वैसे ही सेम कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नकल का सिद्धांत। दूसरे व्यक्ति को देखकर हम सीख रहे हैं। स्किनर का सिद्धांत होता है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को बच्चे की योग्यता के अनुसार ही अपनी शिक्षण पद्धति में आवश्यक सुधार लाना पड़ता है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि सभी बच्चों की दोस्तों जो मेंटली एबिलिटी होती है वो इक्वल नहीं होती। जब उनकी मेंटली जो पावर है वो इक्वल नहीं है, तो हमें जिन बच्चों की मेंटली पावर लो है, कम है, तो दोस्तों उनको समझाने के लिए कुछ एक्शनल एफर्ट करने पड़ेंगे। तो उन एक्शनल एफर्ट को करने के लिए ही दोस्तों यहाँ पर स्किनर ने एक रूल दिया था। उन्होंने कहा था कि उन बच्चों को जिस भी वे में समझ में आ रहा है इजीली, हम उस वे में उसको समझ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीखने के नियम। दोस्तों इसमें कुछ रूल्स होते हैं सीखने के, किस तरीके से हम सीखते हैं। सबसे पहला नियम दोस्तों जो हमारा यहाँ पर है वो है तैयारी का नियम, यानी रेडीनेस, रूल ऑफ रेडीनेस। जब हम दोस्तों किसी भी कार्य को सीखने के लिए रेडी रहते हैं, हमारा मन है उस कार्य को सीखने का, तो उस स्थिति में हम दोस्तों उस कार्य को इजीली सीख पाते हैं। और जब हम कोई उस कार्य को सीखने के लिए हमारे ऊपर फोर्स कर रहा है, ज़बरदस्ती उस कार्य को सिखा रहा है हमें, तो दोस्तों उस सिचुएशन में क्या है कि हमारा मन तो है नहीं उस कार्य को सीखने के लिए, हम रेडी तो है नहीं दोस्तों उस कार्य को सीखने के लिए, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि हम उसको इजीली ना सीख पाए, हमें उसमें टाइम लगे, या हमारा मन नहीं है, हम उस कार्य को लंबे टाइम के बाद ही सीख पाए। जबकि उस कार्य को दोस्तों हमारा सीखने का मन है प्रॉपर, तो दोस्तों उस कार्य को हम इजीली सीख पाएंगे। ये होता है दोस्तों रूल ऑफ रेडीनेस का। ठीक है दोस्तों, तो इसको मनी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोस्तों ये होता है कि हमारा मन है तो हम उसको इजीली सीख पाएंगे, और हमारा मन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती हमें सिखा रहा है, हमारा पढ़ने का मन नहीं है और हमें ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, हमारा बिल्कुल मन नहीं है, तो दोस्तों सिचुएशन में क्या होगा कि सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हमारे जो भी हम पढ़ेंगे वो हमें समझ में नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अभ्यास का नियम, यानी कि रूल ऑफ प्रैक्टिस। दोस्तों कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हम सीखते हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसके बाद ही हम उन्हें सीख पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम उसके रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके हम उसको सीख पाएंगे। पहले हम उनके रूल को याद करेंगे, फिर जो क्वेश्चंस रहेंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ही दोस्तों हम उन पे एक्सपर्ट हो पाएंगे। तो वही होता है दोस्तों यहाँ पर। तो कुछ इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, हम जितनी बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही वे हमारे माइंड में फिट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये होता है दोस्तों रूल ऑफ प्रैक्टिस। कुछ चीज़ों के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। अब बात करते हैं दोस्तों मोटर कुशलता। मोटर कुशलता दोस्तों वही है जो स्किनर ने रूल दिया था। उसके अंदर एक टीचर को सभी बच्चों को इक्वली समझाने के लिए अपनी कुछ एक्शनल एफर्ट लगाने पड़ते हैं, या कुछ अपनी जो टीचिंग एबिलिटी है
जो टीचिंग मेथड है उसमें भी कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे जिनकी मेंटली एबिलिटी ज़्यादा होती है वो तो इजीली सीख पाते हैं टीचर की सभी बातों को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी जो मेंटली एबिलिटी कम होती है वो उन सभी चीज़ों को नहीं सीख पाते जल्दी से, समझ में नहीं आता। तो उनके लिए दोस्तों उन्हें थोड़ा सा एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों लर्निंग कर्व की। दोस्तों लर्निंग कर्व का मतलब होता है सभी व्यक्तियों में जो सीखने की प्रक्रिया है वो सदैव समान नहीं रहती। वह कभी तेज होती है कभी मंद, यानी कभी तो हम बहुत ही जल्दी जल्दी सीख जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिनको हम जल्दी से नहीं सीख पाते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो लर्निंग की एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उसको दोस्तों यहाँ पर जो ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग ग्राफ। लर्निंग ग्राफ के अंदर दोस्तों क्या होता है कि एक वे में तो दोस्तों हमारा टाइम बढ़ता रहता है कि किस टाइम में हम कितना कितना लर्निंग एबिलिटी हमारी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों वो होता है ग्राफ में ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ टाइम चलता रहता है और आगे की तरफ चलता रहता है दोस्तों यहाँ पे लर्निंग, कि हम कितना सीख रहे हैं। तो यह सीखने की क्रिया में होने वाली गतियों यानी प्रगति को व्यक्त करता है। अब लर्निंग जो कर्व होता है दोस्तों वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल रेखीय वक्र। इस प्रकार के जो कर्व होते हैं दोस्तों उसमें सीखने की प्रक्रिया सदैव समान बनी रहती है। मतलब कि ना तो ज्यादा सीखने की प्रक्रिया एकदम बढ़ती है और ना ही ज्यादा कम होती है, वो इक्वली चलती रहती है। यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जो नॉर्मली इक्वली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं पर रेगुलर पढ़ते रहते हैं। तो उसको ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम सरल रेखीय वक्र, यानी कर्व ये ऐसा होगा कि रेगुलर बच्चा पढ़ रहा है और इक्वली पढ़ रहा है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, ना तो वो एकदम से ज्यादा है कुछ एफर्ट लगा रहा हो, ना ही एकदम वो बिल्कुल कम एफर्ट लगा रहा है, तो वहाँ पे वो इक्वली अपनी स्टडी को रेगुलर लेके चल रहा है। तो यहाँ पे उसकी जो लर्निंग स्किल्स है, जो लर्निंग है वो भी इक्वली चल रही है रेगुलर। अब दोस्तों पॉजिटिव कर्व यानी धनात्मक वर्ग। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो स्टार्टिंग में होगा, जब स्टार्टिंग करता है कोई भी बच्चा किसी भी नए सब्जेक्ट को या किसी भी नए वर्क को, तो स्टार्टिंग में दोस्तों उसको सीखने में या समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं पॉजिटिव कर्व। तो वहां पे क्या होगा, स्टार्टिंग में तो उसको सीखने की प्रक्रिया काफी लो रहेगी, स्लो रहेगी, और बाद में जो सीखने की प्रक्रिया रहेगी यानी लर्निंग की जो प्रोसेस रहेगा वो एकदम तेज हो जाएगा, यानी वो फास्ट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कर्व। अब बात करते हैं दोस्तों ऋणात्मक कर्व। अब ऋणात्मक कर्व क्या होगा, स्टार्टिंग में जो सीखने की दोस्तों प्रक्रिया रहेगी वो काफी तेज रहेगी और बाद में धीरे धीरे वो घट जाएगी। जैसे कि कुछ बच्चों का मन होता है किसी भी चीज को सीखने का, तो स्टार्टिंग में, या हम बात कर लेते हैं किसी भी गेम को खेलने की, तो कुछ टाइम तक दोस्तों हमारा उस गेम में मन लगा रहता है। फिर उससे अच्छा अगर हम कोई गेम हो जाता है तो हम उस गेम को छोड़ देते हैं और उस दूसरे गेम को सीख लेते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा मन धीरे धीरे कम हो जाता है उससे। या कुछ ऐसा सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों जो स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, और बाद में जाके काफी बोरिंग हो जाते हैं या समझ में नहीं आते। तो वैसे ही होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में तो जो हमारी लर्निंग का प्रोसेस है वो काफी तेज चला और बाद में स्लो हो जाता है वो, या हमारे समझ में नहीं आता, या फिर कुछ और सिचुएशन रहती है। कुछ भी हमें दोस्तों लिखना है तो हम उसको इजिली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब दोस्तों मिक्स्ड वर्क आता है एक, यानी कि मिक्स कर्व। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह की इसके अंदर क्रिया चलती रहती है, यानी एक टाइम में हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफी तेज हो जाता है, एक टाइम में स्लो फिर तेज, फिर स्लो फिर तेज, फिर स्लो, मतलब वो स्लो तेज स्लो तेज स्लो फास्ट चलता रहता है जो लर्निंग प्रोसेस है। उसको यहाँ बोलते हैं मिक्स कर्व। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्टली वो हो गए। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे कि जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं या 5 नंबर में हाईएस्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसमें वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर बात करते हैं हम ग्रोथ की, ग्रोथ क्या होता है, तो दोस्तों ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारी जो शारीरिक यानी कि जो फिजिकल ही हमारी बनावट है, जो हमारी फिजिकल बनावट है, हमारी आकृति आकार है, उसमें जो परिवर्तन होता है दोस्तों उससे संबंधित होता है ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, तो बचपन में क्या होता है, हमारा ग्रोथ कम होता है, धीरे धीरे हमारा ग्रोथ बढ़ता रहता है, यानी हमारी शारीरिक आकार बनावट बढ़ती रहती है, हमारी हड्डियों का आकार, हड्डियों का ढांचा वो बढ़ता रहता है। और एक टाइम तक, एक लिमिट तक उसका दोस्तों विकास चलता, वो वृद्धि चलती रहती है, ग्रोथ चलता रहता है, और फिर एक टाइम के बाद वो रुक जाता है। जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि हमारी हाइट एक टाइम के बाद रुक जाती है, हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है वो एक टाइम के बाद में रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, या तो हमें जिम करनी पड़ती है, जिम से हमारा क्या होता है, सिर्फ मसल्स, मसल्स का साइज हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिम्स के द्वारा। दोस्तों इसकी एक सीमा होती है, निर्धारित सीमा होती है, उसके बाद ये नहीं बढ़ सकता, और ये हमारे अनुवांशिक गुणों पर निर्भर करता है, यानी हेरिडिटी पर ही है।
निर्भर करता है, जो हमारे पूर्वजों से चलते आ रहे हैं गुणों, उस पर भी निर्भर करता है। कुछ में आपने देखा होगा कि पूर्वजों से ही दोस्तों मोटे हेल्दी लोग आ रहे हैं, तो वो रेगुलर चलते रहते हैं, हेल्दी ही रहता है उनका वंश। अब बात करते हैं विकास यानी डेवलपमेंट की। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हमारा होता है मेंटली डेवलपमेंट। मेंटली डेवलपमेंट क्या, जैसे हम बात कर रहे थे लर्निंग की यानी सीखने की। तो दोस्तों जो भी हम अपनी डेली दिनचर्या में कुछ नया नया अनुभव करते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम दोस्तों अपने आचरण में परिवर्तित कर लेते हैं। यानी कि डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं दोस्तों लर्निंग। हम कुछ भी सीख रहे हैं नया प्रतिदिन, तो उसको हम विकास कहते हैं यानी डेवलपमेंट कहते हैं। हमारा उससे मेंटली डेवलपमेंट होता है। उस सीखने का प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे मेंटली एबिलिटी पे पड़ता है, यानी हमारी मानसिक विकास पर पड़ता है। तो विकास के अंदर आता है हमारा मानसिक विकास, हमारा आचरण विकास, हमारा व्यक्तित्व का विकास। ये सभी विकास दोस्तों यहाँ पर विकास के अंदर आ जाते हैं, जिसका प्रभाव दोस्तों, जिसका इफेक्ट पड़ता है हमारे मेंटली एबिलिटी पर। दोस्तों विकास की प्रक्रिया जो है वो जीवन भर चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, विकास को हम नाप नहीं सकते, ये हमारी मानसिक क्षमता या योग्यता पर के माध्यम से ही जानी जाती है। विकास के अंतर्गत हमारे मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक बदलाव आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो भी हम नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उससे हमारी मेंटली, बौद्धिक या भावनात्मक दोस्तों जो चेंजमेंट देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। दोस्तों व्यक्तित्व व्यक्ति के स्वरूप, जो बाहरी स्वरूप होता है, आदत होती है, व्यवहार होता है, गुण होते हैं, आचरण या वार्तालाप की शैली, आचार विचार पर निर्भर करता है। दोस्तों व्यक्तित्व मतलब दूसरे व्यक्ति जो उसका स्वरूप देख रहा है, उसकी आदतों को देख रहा है, जो वो समाज के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसका आचरण कैसा है, उसकी वार्तालाप की शैली, आचार विचार कैसे हैं, जो विचार एक दूसरों को दे रहा है, तो उस पर निर्भर करता है उसका व्यक्तित्व। अगर वो अच्छा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसके व्यक्ति गुण अच्छे हैं, गलत आदत नहीं है उसकी, तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। अगर वो समाज के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, गलत आदत है उसकी, तो व्यक्तित्व समाज की नजरों में उसका व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं होगा, वह अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं है। दोस्तों अच्छे गुणों वाला व्यक्ति ही अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे दोस्तों, अच्छा व्यक्तित्व दिखाएंगे, अच्छे व्यवहार होंगे हमारे, तो सामने वाला भी हमें अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति मानेगा। अब अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, व्यवहार पर निर्भर करता है। कैसा उसका चरित्र होगा, स्वभाव होगा, व्यवहार होगा, वैसे उसका व्यक्तित्व होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की यानी हेल्थ क्या होती है। तो दोस्तों स्वास्थ्य वह शारीरिक योग्यता क्षमता है। स्वास्थ्य वह शारीरिक योग्यता व क्षमता है जो कि मनुष्य को उसके प्रतिदिन क्रियाकलापों को आसानी से पूरा करने में सहायक करती है। यानी कि जो भी हम डेली कार्य कर रहे हैं, अगर उसको हम इजीली कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हमारा जो हेल्थ है यानी स्वास्थ्य है वो काफी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, हम फिट हैं, तो ये होगा दोस्तों हेल्थ। ये हमारी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करती है और हमारे दैनिक कार्यों को भली भांति करने में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य को हम साधारण भाषा में रोग मुक्त शरीर भी कह सकते हैं। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, हम स्वस्थ है, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, तो सब बात करते हैं बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस पावर की। दोस्तों बुद्धिमत्ता व्यक्ति, अगर बात करूं, खिलाड़ी की मानसिकता को दर्शाता है, साथ ही सभी तरह की स्थितियों में क्षमता के अनुसार सामना करना और स्थिति को सामान्य लाने का प्रयास करने का प्रयास करता है। यानी कि दोस्तों कुछ भी सिचुएशन आती है, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, तो स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा ऐसी सिचुएशन आती है कि गेम हाथ से निकलता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें काफी उसका सामना करना पड़ता है, चाहे हार हो चाहे जीत हो, हमें अपना 100% देना पड़ता है और हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ता है। तो बुद्धिमत्ता वही होती है दोस्तों, इंटेलिजेंस पावर, कि हम जो भी नया फील कर रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस पावर भी बढ़ रही है दोस्तों। हम जितनी ज़्यादा सिचुएशन को फेस करेंगे, उतनी हमारी इंटेलिजेंस पावर में इम्प्रूवमेंट आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति। दोस्तों एटीट्यूड को हम सिंपली कह सकते हैं कि स्वयं पर विश्वास। अब एटीट्यूड को मैं स्पोर्ट्स से दोस्तों रिलेटेड करूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर मोस्टली एटीट्यूड आपने देखा होगा। अगर आप कोई भी गेम देख रहे होंगे, तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन में अपना एटीट्यूड रहता है, चाहे वो हार रहा हो चाहे वो जीत रहा हो, वो अपना एटीट्यूड रखता है। क्योंकि दोस्तों एटीट्यूड ही उसे खुद पर भरोसा दिलाता है कि वो कुछ कर सकता है, वो जीत सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वो एटीट्यूड होता है।
कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी देखने को मिलता है, वो उसके गेम पे भी देखने को मिलता है, और वो खुद को डेवलप करता है, इम्प्रूव करता है। इतनी आसानी से वो एटीट्यूड नहीं आता किसी भी व्यक्ति के अंदर। अगर वो अपने कार्य के अंदर, अपने कार्य को में अपना 100% दे रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वह उस व्यक्ति का एटीट्यूड लेवल भी बहुत ऊपर होगा, क्योंकि उसे पता है कि वो अगर आज हार रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल को आने वाले टाइम में वो और मेहनत करेगा और अच्छे से उस कार्य को कर लेगा। तो उसको एटीट्यूड कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा है, आप इसको पढ़ लेना, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको एक बार वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पढ़े उसे तो आप इजीली समझ पाए। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान के बारे में। दोस्तों खेल मनोविज्ञान, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी डिपेंड, जो साइकोलॉजी के अंदर मानवीय व्यवहार को व्यक्त किया जाता है, यानी कि यह मन का विज्ञान है। यानी मन, तो दोस्तों हम मन को तो हम पढ़ नहीं सकते, बट हम व्यवहार को देख सकते हैं, क्योंकि व्यवहार हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं, व्यक्त करते हैं, दूसरा हमारे व्यवहार को देख सकता है कि कैसा हमारा बिहेवियर है। दोस्तों जो साइकोलॉजी है वो हमारा बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ऐसे ही दोस्तों जब अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, तो ये हमारे खेल के मैदान के अंदर हमारा कैसा व्यवहार है उसको प्रदर्शित करता है, उसको व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा खेल मनोविज्ञान के माध्यम से ही कोच द्वारा खिलाड़ी के वास्तविक स्थिति का पता लगता है, खिलाड़ी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, उसकी गलती को सुधारने के लिए, साथ ही साथ खेल के मैदान पर उसका खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार है। यानी कि दोस्तों एक टीम का दूसरी टीम के साथ कैसा बिहेवियर है, वो डिपेंड करता है दोस्तों उनकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। वे एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वो गेम को किस तरीके से खेल रहे हैं। तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, उनकी व्यवहार पर डिपेंड करता है, उनका कैसा व्यवहार है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इमोशन या भावना। दोस्तों अगर इमोशन की बात करूं, इसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड करता हूं, क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में हम स्पोर्ट्स पर्सन तो दोस्तों मोस्टली सब है ही, तो हम इसको अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए मैं आपको ज्यादातर एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही देता हूं। अब दोस्तों इमोशन यानी कि गेम्स के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि हमें सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन से निकले। हम हार रहे हैं, किस तरीके से हम उस सिचुएशन से निकल के उसको जीत की ओर प्रदर्शित करें। तो हम एक विचार के अंदर डूब जाते हैं। ठीक है दोस्तों। कुछ समय के लिए एक शक्तिशाली विचार हमारे मन में आता है और हम उसमें डूब जाते हैं, हम सोचने लगते हैं दोस्तों उसके बारे में। तो दोस्तों ये वही होता है, इसमें दोस्तों हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो इमोशन वही होता है दोस्तों, भावना होती है, एक भावना होती है दोस्तों। वो सिचुएशन कैसी भी हो सकती है दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छी बुरी, टाइप्स ऑफ इमोशन के अंदर आप पढ़ पाओगे उस चीज को कि इमोशन कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं इजीली बात करूँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ गलत बोल देता है, उसके बाद हम इमोशनल हो जाते हैं, हम इमोशन हो जाते हैं, तो वो भी इमोशनल हो जाते हैं दोस्तों हम। तो हमारा दिमाग दोस्तों नेगेटिव चीज़ों में चला जाता है, उस चीज़ को बार बार सोचते हैं। एक दोस्तों होता है इमोशन कि हमें कोई पॉजिटिव बोल रहा है, तो पॉजिटिव बोलने के बाद हाँ हमें वो करना है, तो हम हमारे माइंड के अंदर एक जो थॉट है वो घुस चुका है कि हमें वो करना है, हम उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों गेम्स के अंदर होता है कि हमारा एकदम इमोशन, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम उसमें सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन से निकलें। और वो दोस्तों कई बार होता है कि वो जल्दी खत्म हो जाती है, कई बार वो बहुत लंबे टाइम तक हमारे माइंड पे चलती रहती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ये भी दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस में भी दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा आपको, इजी है दोस्तों काफी। अगर बात करूं मैं ट्रांसफर और ट्रेनिंग की, तो इसमें हम समझते हैं सबसे पहले ट्रांसफर और ट्रेनिंग क्या क्या होता है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण से आप समझ पा रहे होंगे, प्रशिक्षण प्रशिक्षण के अंदर दोस्तों क्या किया जाएगा कि अभ्यास के माध्यम से किसी भी तकनीक कौशल को समझना या सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो वो हो सकती है कि वो कुछ भी, किसी भी अलग अलग उससे रिलेटेड कोई भी तकनीक हो, कौशल हो, कुछ भी हो दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या निजी लाइफ से रिलेटेड हो, वो हो सकता है। स्थानांतरण का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी, कोई भी हम नई चीज सीख रहे हैं, कुछ भी हम नया सीख रहे हैं और हमने कुछ ऐसा पहला सीख रखा है जो उससे दोस्तों कंबाइंड है, उससे रिलेटेड है वो, तो उसको हम इजीली सीख पाएंगे क्योंकि हमने पहले ही वो सीख रखा है, और जो कि हम नया सीख रहे हैं उनका आपस में कुछ थोड़ा बहुत तो कॉम्बिनेशन है। जैसा हमारा स्टडी साइकिल चलती है हमारी, फर्स्ट क्लास अगर हम करते हैं तो सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास बेनिफिट देती है, और थर्ड क्लास में सेकंड क्लास हमारी बेनिफिशियल रहती है, फोर्थ क्लास में हमारी थर्ड क्लास बेनिफिशियल रहती है।
फिफ्थ में हमारी फोर्थ क्लास बेनिफिशियल रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम कुछ भी नया सीख रहे हैं और हमने कुछ सीख रखा है पहले से, वो हमारा यहाँ पर काम आ रहा है, उससे हमें इस रिलेटेड है ये, उससे हम इसे सीख पा रहे हैं, ऐसा होता है दोस्तों इसके अंदर। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों कि कुछ भी हम नई टेक्निक सीख रहे हैं और हमारी पहले सीखी हुई जो तकनीक थी उससे ये कंबाइंड है, उससे कुछ रिलेटेड है, तो उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है इसे इजीली सीख पाने का। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो कुछ भी हम एक कार्य को करने के लिए सीखते हैं, क्या वह भविष्य में अनेकों कार्यों का स्थानांतरण हो सकता है। अगर हम कुछ भी नया सीख रहे हैं हम, तो वो हो सकता है कि पहले से हमने कुछ सीख रखा उससे रिलेटेड हो। ये थ्री टाइप्स के रहते हैं, तीन तरह के। धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है कि पहले से ही हमने जो सीख रखा है उससे रिलेटेड ही हम कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसको समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उससे समझना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग यानी कि स्थानांतरण। तो कुछ भी हम नया सीख रहे हैं दोस्तों, तो हमने जो पहले से जो भी सीख रखा उससे ना तो उसका कोई संबंध है कि हाँ वो उससे रिलेटेड हो। कुछ उल्टा क्या हो रहा है कि हम कुछ भी नया सीख रहे हैं और जो हमने पहले से सीख रखे हैं हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ना तो पहले से कुछ सीखा हुआ उससे कोई कंबाइंड है जो भी हम सीख रहे हैं अब नया, उल्टा उसका हमें बेनिफिट की जगह हमारी जो सीखा हुआ है पहले से उसमें यहाँ पे इसका नुकसान हो रहा है, दुष्प्रभाव देखने को पड़ रहा मिल रहा है। एक होता है दोस्तों उदासीन स्थानांतरण। उदासीन स्थानांतरण के अंदर क्या होगा कि जो भी हम कुछ भी नया सीख रहे हैं उसका रिलेटिव पुराने वाले जो सीख रखा है हमने पहले से, जो कुछ भी हमने सीख रखा है उससे कोई भी इसका रिलेशन नहीं है, बट इसके सीखने से हमारे पहले जो भी हमने कुछ सीख रखा है उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, या उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे कि दोस्तों अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम मैथ से मैंने ट्वेल्थ किया, मैथ से मैं बीएससी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैथ से मैंने की थी, सेम सिलेबस तो वो रहेगा नहीं जो मैंने ट्वेल्थ में किया था, बट उससे कंबाइंड है, उससे रिलेटेड ही तो दोस्तों है तो मैथ ही दोस्तों। तो बीएससी में दोस्तों मुझे बेनिफिशियल रहेगा, तो इसको बोल देंगे हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। अब बात करता हूँ, मैंने ट्वेल्थ में मैथ किया था और मैंने जो ग्रेजुएशन के अंदर मैंने कुछ अदर सब्जेक्ट ले लिए, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे क्या होगा, जो मैंने पहले सीख रखा था ना तो उससे रिलेटेड है कुछ जो मैं अब करूंगा, बट उसका क्या होगा कि उसका उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जो मैं ट्वेल्थ क्लास में मैंने मैथ किया था धीरे धीरे मैं उसको भूल जाऊंगा, और एक टाइम के बाद तो मैं उसे कंप्लीटली भूल जाऊंगा। और जो मैं नया सीख रहा हूँ उस पर भी इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हाँ मैंने मैथ से कर रखा है, मैथ से मुझे इस पर कोई बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ उदासीन स्थानांतरण। अब मैंने मैथ से दोस्तों कर रखा था, ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट से कर रहा हूँ जिसका थोड़ा बहुत मुझे बेनिफिट मिल रहा है, या फिर मैं कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ जो इजी है, और वो इतना इजी है कि उससे मेरा जो पहले मैंने सीख रखा है उस पर कोई खास इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। कि ट्वेल्थ क्लास का मैथ मैं भूल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर ही नहीं रहा हूँ, ग्रेजुएशन में कोई सिंपल सब्जेक्ट मैंने चूज कर रखा है, जैसे फिजिकल एजुकेशन। सिंपल है दोस्तों फिजिकल एजुकेशन, हम एक दो बार इसको समझ लेंगे अच्छे से तो ये हमारे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स बता दिए हैं, और ये सभी टॉपिक आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये काफ़ी इजी नोट्स है। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे नोट्स मैंने ये आज बनाए हैं, और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे देता हूँ, आप वहाँ से इसे देख लेना। एक बार आप वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को देखने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जो पढ़ते हैं दूसरों के नोट से हमें इतना अच्छे से समझ में नहीं आ पाते। तो आप एक बार वीडियो देखिए और आप एक बार इसको ओपन करके रखिए, बाद में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।